Hello my dear students, welcome back to my channel Ulha Classes. Welcome to another video of gravitation. This is the lecture 4th of gravitation. इसमें हम अपने दो टॉपिक्स कवर करेंगे, व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट। तो मास समझने से पहले आप एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझो जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिर वो रेस्ट में है, ठीक है, वो तब तक चलता रहेगा या रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया की प्रॉपर डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, कि नेचुरल टेंडेंसी है, रेजिस्ट मतलब कि रोकना, वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट रिमेन इन मोशन टिल व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, और इन रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई। तो अब मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया का मेजर को हम क्या बोल देते हैं? मास। ठीक है, इनर्शिया मैंने आपको समझा दिया इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो उसके मेजर को हम क्या बोल देते हैं? मास। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन द आउटर स्पेस। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का मास हर जगह सेम ही रहता है, चाहे वो अर्थ पे हो या मून पे हो या किसी बाहर स्पेस आउटर स्पेस में हो, तो उसका मास चेंज नहीं होता, उसका मास सेम ही रहता है। ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमने ऊपर ही देख लिया, एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है? कांस्टेंट रहता है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। अगर हम उस मास को अगर हम अर्थ पे रखें या फिर मून पे ले जाएं या फिर कहीं और भी ले जाएं, तब भी उसका मास और उस ऑब्जेक्ट का मास सेम ही रहेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है, ठीक है, तो अर्थ पे भी उसका मास इतना ही रहेगा, मून पे भी उसका मास इतना ही रहेगा और आउटर स्पेस में भी उसका मास इतना ही रहेगा। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। ठीक है, इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन आउटर स्पेस। ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, मास का टॉपिक हमारा इतना ही है बस। मास की आप डेफिनेशन याद रखना। मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अगर आपको इनर्शिया समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखो, इनर्शिया क्या है? एक हम ले लेते हैं कार्ट और एक ट्रेन। ठीक है, अगर हम कार्ट को खींचेंगे तो उसका मोशन जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो चलने लग जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम ट्रेन को खींचेंगे तो वो उसका मोशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और कार्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो कौन जल्दी खींचा जाएगा? किसका चेंज इन मोशन जल्दी हो जाएगा? चेंज ऑफ स्टेट किसकी चेंज होगी? कार्ट की चेंज होगी, क्योंकि ट्रेन की तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसका क्या है? मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो मास होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना कम उसका इनर्शिया होगा। ठीक है, तो यही दोनों में रिलेशन है, मास और इनर्शिया में। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया का मेजर है। ठीक है ना,
होप सो आपको समझ आ गया होगा अभी निशा। अगर नहीं समझ आया तो लेट मी नो इन द कमेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेट, ठीक है। इसको पहले समझो क्या है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, ठीक है। और वही फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वो फोर्स जो है मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है किसी फोर्स से, और वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है ना, वो मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं पता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, तो हमने लेक्चर इससे पहले लेक्चर में समझाया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। आप लेक्चर 3 जाकर देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें, ठीक है ना। तो जो फोर्स है वो मास के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो वेट क्या हो गया, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, वेट वो होता है कि वो किस फोर्स से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेट, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ए की जगह हम जी पुट कर लें, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू जी, जी मतलब जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब इसी को तो हम क्या बोलते हैं, वेट, ठीक है। तो फोर्स की जगह हम W लिख सकते हैं, W मतलब कि वेट। तो W इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही आ जाता है हमारा वेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर ये G तो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 9.8, जो हर जगह सेम रहेगी, ठीक है। तो इसको इग्नोर करके हम कह सकते हैं जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि G की वैल्यू तो कांस्टेंट है, G तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम कांस्टेंट मानते हैं तो जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के, मतलब कि जो वेट है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो उसके ऐसा यूनिट भी सेम होंगे जो फोर्स के थे, क्योंकि जो वेट है, वेट भी तो एक फोर्स ही है, हमने फोर्स को ही तो नाम दिया। वेट क्या है, एक फोर्स है, वो फोर्स जो मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। तो जो वेट के यूनिट आएंगे ना, ऐसा यूनिट वो फोर्स के ही आएंगे। फोर्स के यूनिट क्या थे, न्यूटन, तो सेम वेट के भी यूनिट क्या हो जाएंगे, न्यूटन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, द वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट क्या है, वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है अर्थ के टुवर्ड्स, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वेट भी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रही है, तो हमारे पास जो वेट है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेट के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट इसका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया, ठीक है। बट जो मास होता है वो हर जगह सेम रहता है, ठीक है। बट वेट जो है वो हर जगह सेम नहीं रहता, क्योंकि वेट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है, और हर जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर बट वेट डज नॉट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन जी मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। होप सो आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट
share and subscribe my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to never miss another updates. Thank you so much for watching.